हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का एक और नया चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। तो आइए चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले भी हम लोग समझते हैं कि ये नेचुरल फेनोमेना क्या होता है। तो द नेचुरल फेनोमेना कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरली अक्यूरिंग कैलेमिटी। नेचुरल फेनोमेना क्या है? नेचुरल फेनोमेना जो है वो नेचर के द्वारा होने वाला एक कैलेमिटी है। कैलेमिटी है जिसको वो डिस्टर्बेंस हम लोग बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि टोर्नेडो हो गया, फ्लड हो गया, ये सब सारा चीज़ है। और इसमें सिर्फ कैलेमिटी ही नहीं आता है, सिर्फ डिस्टर्बेंस ही नहीं आता, कुछ कुछ फिजिकल प्रोसेस भी होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे नेचुरल वाइल्ड लाइफ, ये तो कोई कैलेमिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेचुरल फेनोमेना में आता है। ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेना क्या है? तो नेचुरल फेनोमेना जो है वो नेचर के द्वारा होने वाला क्लाइमेटी है या फिर एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है। एग्जाम्पल में टोर्नेडो हो गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया, नेचुरल वाइल्ड लाइफ हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब सारा इसका एग्जाम्पल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं। तो 600 बीसी में, यानी 1752 के आसपास, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया था। एक चीज़ उन्होंने बताया था कि जो रबिंग ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को जब रब करते हैं और लाइटनिंग जब होता है, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना, तो दोनों में उन्होंने एक सेम चीज़ नोटिस किया था। वो क्या था कि दोनों में स्पार्क्स जनरेट हो रहे थे। स्पार्क्स बोले तो छोटा-छोटा चिंगारी, है ना। तो 1600 बीसी यानी 1752 के आसपास बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था उन्होंने? जब हम लोग ब्लैंकेट को रब करते हैं, है ना, और जो लाइटनिंग होता है यानी जो बिजली कड़कता है, दोनों में उन्होंने क्या देखा कि दोनों का जो फेनोमेना है, यानी दोनों जो हो रहे हैं वो दोनों सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना। बोथ आर फॉलोइंग सेम रूल्स लॉ, दोनों सेम ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने नोटिस किया था और उन्होंने बताया था। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, ए बॉडी कैन एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू मैनी मेथड्स। अब एक बॉडी जो है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। ठीक है। यानी एक बॉडी के अंदर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बहुत तरीकों से आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ मेथड लिखा है। सबसे पहला मेथड है बाय रबिंग। अगर हम कोई भी चीज को रब करते हैं तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है ना। अब रब करने से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग रब करते हैं तो रब करने से फ्रिक्शन होता है और उसी फ्रिक्शन के कारण जो है इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है ना। बाय इंडक्शन, इंडक्शन के कारण भी होता है ना। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अर्थ सरफेस है ना, जो अर्थ सरफेस है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जो अर्थ का सरफेस यानी जो अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो आइए से हम लोग समझते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या है, नेगेटिवली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो नेगेटिव सा जो साइन है, यानी ये जो माइनस दिख रहा है, ये प्लस के कंपेयर में ज़्यादा है। ये जो माइनस दिख रहा है ये प्लस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस से ज़्यादा है। ठीक है। ये जो प्लस है यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4, ये 4 है, लेकिन माइनस कितना है? ओनली 3 है। तो इसी के लिए ये जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस के बराबर होते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो नेगेटिव 4 है तो पॉजिटिव भी 4 है ना। इसी के लिए यहाँ ये क्या है? ये न्यूट्रल चार्ज है। ये यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें जीरो चार्ज है। ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसके पास +1 का चार्ज है ना। और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास -1 का चार्ज है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक एटम का पिक्चर है। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, प्रोटॉन कौन सा, न्यूट्रॉन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर रेड कलर में लिखा होगा, लिखा है, जो माइनस में है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है एटम के सबसे बाहर वाले सेल में होता है, यानी सबसे आउटर सेल में होते हैं। और आपको बीच में दिख रहे होंगे, बीच में ये जो प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है। प्लस से प्रोटॉन, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज।
तो ये जो प्लस है इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है इसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसमें किसी तरह का भी कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है इसको इलेक्ट्रॉन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटॉन्स की मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलो चाहे बॉडी बोलो, वो क्या होता है? वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा प्रोटॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो प्लस चार्ज यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्लस होता है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव होता है। ये देखिए जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा सामान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है और प्रोटॉन कम होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये माइनस का साइन ज़्यादा है, यही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा है, और ये जो प्लस यानी जो प्रोटॉन्स है वो कम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फेनोमेना क्या होता है? नेचुरल फेनोमेना एक इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये क्या है? ये एक नेचुरली ऑक्योरिंग कैलेमिटी है, यानी ये नेचर के द्वारा होने वाला कैलेमिटी है या तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल में टोर्नेडो आता है, फ्लड आता है, स्टॉर्म आता है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ आता है ना। इसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में कुछ जाना था, में जो 600 बीसी के आसपास 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट है ना। उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया था, यानी बताया था कि जो रबिंग ब्लैंकेट ब्लैंकेट को जब रब करते हैं और जो बिजली कड़कता है तो दोनों का जो फेनोमेना होने का जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम ही था, यानी दोनों जो है सेम रूल को फॉलो कर रहे थे। ये चीज़ इन्होंने बताया था। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज कब आता है, यानी कब बनता है? जब हम लोग उसको रब करते हैं या तो जब हम लोग इंडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जिसमें जो माइनस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसमें प्लस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है? तो न्यूट्रल में जो है जो नंबर ऑफ प्लस यानी प्रोटॉन्स होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं आगे चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। चार्ज के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होता है, यानी वो दो लोग ये सब जो है वो क्या रिएक्ट करता है जब सामने आते हैं। तो ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर चार्जेस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसका चार्जेस सिमिलर है यानी सेम सेम है वो रिपेल करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए प्लस प्लस जो है ये रिपेल कर रहा है यानी दूर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, दूर जा रहा है। जो माइनस माइनस हो गया ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, दूर भागना चाह रहा है ना। तो जो सेम चार्जेस होता है वो रिपेल करता है यानी दूर भागता है। और जो ऑब्जेक्ट जो कि अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट जो चार्जेस होता है वो अट्रैक्ट होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो प्लस माइनस, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे सामने आ रहे हैं, और माइनस प्लस ये दोनों भी अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है ना। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की ओर, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं यानी जो सेम सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं यानी दूर भागते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं फिर समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, वो
होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो दूर कर रहा है, जो फोर्स वो लोग को दूर कर रहा है, जो फोर्स वो लोग को सामने ला रहा है, वही जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण ही क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है, कॉम्ब अट्रैक्टिंग पेपर पीसेस। जैसे जो कॉम्ब रहता है वो क्या अट्रैक्ट करता है, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है ना। ऑन रबिंग बैलून्स अट्रैक्ट हेयर, बैलून को जब रब करते हैं हम लोग तो वो क्या अट्रैक्ट करता है, हेयर को अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जांपल है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग स्केल को रब करते हैं उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स यानी पेपर का छोटा छोटा पार्टिकल्स को सामने लेके जाते हैं तो वो स्केल अट्रैक्ट करने लगता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन करवाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय रबिंग, है ना। यानी रबिंग के द्वारा जो चार्ज जनरेट होता है ना, रब करने से जो भी चार्ज जनरेट होता है वही है। ठीक है, द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट। रबिंग क्या है, रबिंग एक मेथड है। रबिंग क्या है, ये एक मेथड है कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, है ना। रबिंग एक मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, है ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर इज रिफर्ड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अपोजिट की ओर हम लोग क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज रब करते हैं तो उसके द्वारा जो चार्ज जनरेट होता है वही होता है चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो मेथड होता है रब करके, है ना, सरफेस में रब करके, उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, रबिंग भी एक तरह का फ्रिक्शन ही है। तो यहाँ पर आप लोग एक ड्राइंग देख रहे होगा, ये ग्लास का रॉड है। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, यहाँ पर ये बीच में जो है ये सिल्क का क्लॉथ है, यानी सिल्क का कपड़ा है, और ये जो है यहाँ पर ये आदमी इसको रब कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको जैसे जैसे इसको रब करोगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा ग्लास का रॉड है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो सिल्क का कपड़ा है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये जो ग्लास का जो रॉड है वो तो एक इंसुलेटर है, फिर वो कंडक्ट कैसे कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वो तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर में आ ही नहीं सकता ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है, ये इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो ये टेम्परोरी होता है ना। यानी ये कुछ समय के लिए ही होता है, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिल्क का कपड़ा रब करते हैं ग्लास रॉड के ऊपर में तो क्या होता है, जो ग्लास का रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और जो हैंकी होता है यानी ये सिल्क जो का जो कपड़ा है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। यानी इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बोले तो इसमें प्रोटॉन्स आ जाता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन ओनली। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। जो पुअर कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी पुअर कंडक्टर है या फिर जो भी इंसुलेटर है उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं टेम्पररी, यानी कुछ समय के लिए उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन की मदद से। ठीक है, यानी फ्रिक्शन लगा के हम लोग उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का ट्रांसफर। ठीक है, इसमें सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, कि ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to detect the presence of electric charge on a body।
इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक तरह का डिवाइस है, यानी सामान्य ऑब्जेक्ट सब्सटेंस है ना? जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी भी बॉडी में जो है चार्ज है कि नहीं है ना? इट शोज वेदर ए बॉडी इज चार्ज्ड और अनचार्ज। ये दिखाता है कि कोई एक बॉडी जो है वो चार्ज है या अनचार्ज, यानी कि चार्ज नहीं है, ठीक है? ये क्या दिखाता है कि कोई बॉडी चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है, मतलब उसके अंदर में है ना चार्जेस है कि नहीं है, ये बताता है। इट शोज इफ इट इज ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये भी बताता है कि वो जो चार्ज है वो कैसा है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये भी ये इलेक्ट्रोस्कोप बताता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है, ठीक है? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग, है ना? अर्थिंग के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अर्थिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है ना? ये एक प्रोसेस है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करने का। मतलब जो कोई भी चार्ज बॉडी है उसको डिस्चार्ज करने का एक प्रोसेस यानी एक तरीका है, बाय कनेक्टिंग इट टू द अर्थ थ्रू ए कंडक्टर। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, है ना, अर्थ से। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ देते हैं अर्थ से। कैसे जोड़ते हैं? बाय कंडक्टर, कंडक्टर लगा के, ठीक है? मतलब मैं समझ गया हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिजली का जो पोल्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स होता है, जहाँ से बिजली आता है, वहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि पोल से जो तार होता है, लंबा-लंबा, मोटा-मोटा जो तार होता है, वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन के नीचे जाता है ना? देखा होगा कि एक लोहा टाइप का जो है ज़मीन में डाल दिया जाता है और उसी से तार जो है फिर पोल तक जाता है। तो वो क्या है? वही अर्थिंग है। उससे क्या होता है? जो एक्सेस करंट जो होता है, जो एक्सेस करंट होता है, वो क्या हो जाता है? अर्थ में चला जाता है, ठीक है? जिससे क्या होता है? हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो अर्थिंग क्या है? अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, यानी जिसके अंदर भी चार्ज है ना, उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। कैसे डिस्चार्ज करते हैं? एक कंडक्टर जोड़ देते हैं उस ऑब्जेक्ट से और वहां से वो करंट जो है वो सीधे चला जाता है अर्थ में, यानी अर्थ की नीचे में चला जाता है, ठीक है? वेन एन ऑब्जेक्ट कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। जब कोई ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा चार्ज हो, है ना, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हो, बहुत ज्यादा चार्ज हो, है ना, तो गेट डिस्चार्ज थ्रू ह्यूमन बॉडी, है ना, तो वो क्या करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो वो ह्यूमन बॉडी से डिस्चार्ज होना चाहता है। इसी के लिए जो है, इसी के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी वायर को टच करते हैं तो हम लोग को करंट क्यों लगता है? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उस वायर में, वो चाहता है कि वो कहाँ चले जाए? नीचे, यानी अर्थ, उसको एक रास्ता मिल जाए अर्थ में जाने के लिए, है ना? और जैसे ही ह्यूमन बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में आता है, यानी जैसे ही ह्यूमन बॉडी उसको टच करता है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी जो चार्ज होता है, उसको रास्ता मिल जाता है अर्थ में जाने के लिए। इसी के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। व्हेन ए चार्ज बॉडी, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट लूजेस इट एक्सेस चार्ज एंड बिकम्स न्यूट्रल। जब भी जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे ही वो अपना चार्ज खोता है तो वो क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है? तो जो चार्ज बॉडी होता है, जैसे ही वो अपना जो एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में जो चार्ज है, उसको जैसे ही वो खो देता है, तो वो न्यूट्रल बन जाता है ना? देन इट इज़ रिफर्ड एज़ कंप्लीटली डिस्चार्ज। और तब उसको हम लोग क्या घोषित कर देते हैं? तब हम लोग उसको ये बताते हैं कि वो जो है कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, यानी वो कंप्लीटली उसके अंदर में चार्ज खत्म हो चुका है, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पुअर कंडक्टिंग मटेरियल सच एज एयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक प्रोसेस है
है ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है ना, वो फ्लो करता है पुअर कंडक्टिंग मटेरियल, यानी जो भी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उससे उसमें फ्लो होता है ना, जैसे कि एयर हो गया, और उससे बाहर निकल जाता है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पुअर कंडक्टर से, यानी पुअर कंडक्टर मटेरियल जो है उससे फ्लो होके बाहर चला जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, जो कि है हमारा लाइटनिंग, है ना। लाइटनिंग को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग जो है ये एक मैसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। लाइटनिंग में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है दैट ऑक्योर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करने लगता है ना, विद इन ए क्लाउड, है ना। जैसे जैसे क्लाउड में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने लगता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बिटवीन दी टू क्लाउड्स। अब ये जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मूव करते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं हो कि वो एक ही क्लाउड में मूव करे, वो दो क्लाउड में भी मूव कर सकते हैं, यानी दो क्लाउड में मूव करेंगे, है ना। और बिटवीन ए क्लाउड एंड अर्थ, और क्लाउड से अर्थ में भी मूव कर सकते हैं, यानी वहां से नीचे अर्थ में भी आ सकते हैं। तो लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग जो है ये एक मैसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जो कि तब होता है जब कोई भी बादल के अंदर में जो चार्ज होता है वो मूव करने लगता है ना। क्लाउड के अंदर में जो चार्ज है जैसे ही वो मूव करने लगता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी बिजली नीचे गिरने लगता है। ठीक है, ये जो है क्लाउड क्लाउड में भी हो सकता है कि एक क्लाउड से बिजली दूसरा क्लाउड में चली गया, या ऐसे भी हो सकता है कि क्लाउड से डायरेक्ट अर्थ में आ गया। यही होता है लाइटनिंग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एक क्लाउड है, ये सब सारा क्या है, ये सब सारा क्लाउड है। तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर रहता है ना। यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्लाउड होता है वो ऊपर रहता है, और जो नेगेटिव चार्ज वाला क्लाउड रहता है वो नीचे आ जाता है ना। नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि आप लोग को पता है अर्थ का सरफेस में मैंने बताया तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इसी के लिए जो बिजली जो होता है, जो लाइटनिंग जो होता है वो हमेशा नीचे गिरता है ना, नीचे आता है। क्योंकि क्या होता है, ये अर्थ का सरफेस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगता है। इसी के लिए जो बिजली है वो अर्थ में गिरता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटनिंग क्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, है ना। यानी लाइटनिंग कैसे होता है, क्या होता है, उसका पूरा स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, जैसे ही थंडर स्टॉर्म होता है, यानी थंडर स्टॉर्म के समय हॉट एयर जो गर्म हवा होता है वो ऊपर जाने लगता है, और जो रेन ड्रॉप्स है वो नीचे गिरने लगता है ना। यानी जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगा, और जो भी रेन ड्रॉप्स है यानी जो बारिश का छोटा छोटा बूंद है वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, लीड्स टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन एटमोस्फेयर, जिसके कारण क्या होता है, एटमोस्फेयर में चार्जेस सेपरेट होने लगते हैं, है ना। जो हॉट एयर में जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव ऊपर आ जाता है, और जो रेन ड्रॉप्स वाला चार्ज यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट जिसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाता है लोअर एजेस ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड के नीचे वाले एरिया में नेगेटिव चार्ज जमा होने लगता है ना। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपर यानी अपर साइड चल जाता है, ऊपर की ओर चल जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर की ओर चल गया, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की ओर आ गया है ना। उसके बाद क्या होता है, ग्राउंड एक्यूमुलेटेड विद द पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर। अब आप लोग सबको पता है ग्राउंड में हर जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड में, है ना। चार्जेस बिगन टू मल्टीप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन विंड एंड रेनफॉल, ये जो चार्जेस होता है ये मल्टीप्लाई होने लगता है, यानी ये चार्जेस जो है ये बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि विंड जो है वो भी बढ़ता है और रेनफॉल भी बढ़ता है, इसी के लिए चार्जेस भी बढ़ने लगता है। हवा का स्पीड भी बढ़ता है, बरसात यानी जो रेन होता है वो भी बढ़ता है, इसी के लिए चार्जेस भी जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है यानी बढ़ने लगता है ना। उसके बाद क्या होता है,
द एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग सबको पता है हवा जो पुअर कंडक्टर है बिजली का, है ना। ड्यू टू हैवी चार्जेस इट रिस्ट्रिक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लो आफ्टर सम टाइम। तो क्योंकि ये एक पुअर कंडक्टर यानी कि ये एक इंसुलेटर है, तो ये क्या करता है, ये जो चार्जेस इसके अंदर में जमा है, ये कुछ समय के लिए ही इसको रख पाता है, ज़्यादा लंबे समय तक इसको नहीं रख पाता है, ठीक है। ये कुछ समय तक ही अपने अंदर में चार्जेस को रख पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाउड जो है वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी के लिए हर समय उसमें चार्जेस नहीं होता है, यानी हर समय बिजली नहीं कड़कता है। नेगेटिव, उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट देन इलेक्ट्रिक स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिक ऑफ लाइट बाय साउंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में जुड़ने लगते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब मिलते हैं तो छोटा छोटा स्पार्क्स जनरेट होता है। स्पार्क्स मतलब छोटा छोटा बोल सकते हैं चिंगारी टाइप का जनरेट होता है, ठीक है। वही जो है हम लोग को लाइटनिंग के तौर पे दिखता है, यानी लाइट के तौर पे दिखता है, ठीक है। और बाय साउंड, जिसमें साउंड भी निकलता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जैसे ही एक साथ आते हैं तो इनमें स्पार्क्स जनरेट होता है, और वही जो स्पार्क है वो हम लोग को लाइट के जैसा दिखता है, यानी बिजली कड़कता है तो दिखता है ना लाइट, तो वही दिखता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। द स्ट्रीक इज कॉल्ड लाइटनिंग, और यही जो स्ट्रीक है, जो लाइट जो चमकता है, इसी को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं, है ना। और जो ये पूरा जो फेनोमेना है, यानी ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। सबसे पहले जो गर्म हवा होता है वो ऊपर जाता है, और जो रेन ड्रॉप्स यानी जो बरसात वाला जो बादल होता है वो नीचे आ जाता है ना। उसका चार्जेस सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव ऊपर हो गया, नेगेटिव नीचे हो गया, ठीक है। और ग्राउंड में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। और जैसे जैसे हवा चलते रहता है, जैसे जैसे बरसात का स्पीड बढ़ता है, यानी रेनफॉल का स्पीड बढ़ता है, तो चार्जेस भी बढ़ने लगते हैं, है ना। चार्जेस बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है। अब क्या होता है उसके कारण, अब तो आप लोग को तो पता है, जो एयर है, जो हवा है, वो पुअर कंडक्टर है, बादल भी एक पुअर कंडक्टर है, तो वो ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके नहीं रख पाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करता है, यानी बिजली कड़कने लगता है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ आएंगे तो वो स्पार्क जनरेट करेंगे, और वही स्पार्क जो है हम लोग को लाइटनिंग के तौर पे दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं लाइटनिंग सेफ्टी। ये जो लाइटनिंग है, यानी ये जो बिजली कड़कता है, इससे हम लोग बच के कैसे रहे, है ना। इससे बचने का क्या उपाय है ना। तो ये देखिए, ऐसा हम लोग घर बना हुआ रहता है हम लोग का, तो घर के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लगा कर रखते हैं। क्या करते हैं, एक कंडक्टर लगा कर रखते हैं, ताकि अगर बिजली घर के ऊपर में गिरता भी है तो वो इस कंडक्टर से पास होते हुए नीचे अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ में अंदर में क्या हम लोग क्या लगा कर रखते हैं, कॉपर का एक प्लेट लगा कर रखते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, सारा इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो अर्थ के नीचे तरफ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो लाइटनिंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं, लाइटनिंग से बचने का उपाय क्या है, हम लोग अपने घर के ऊपर में देखे होंगे कि एंटीना टाइप का लगा हुआ रहता है, वो कंडक्टर होता है, वो क्या करता है, अपनी बिजली जो भी उसके ऊपर में गिरता है वो उसको पास होके उसको नीचे भेज देता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो आइए समझ लेते हैं फिर भी इसको। दी सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जो अचानक अर्थ सरफेस का जो कांपना होता है ना, यानी वाइब्रेशन जो होता है अर्थ में, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर में, यानी अर्थ का जो क्रस्ट है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस के कारण ये अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक जो है ये सडन मूवमेंट होता है, ठीक है। सडन मूवमेंट बोले या सडन ट्रेम्बलिंग बोले अर्थ सरफेस का, यानी अचानक जो कांपता है, अचानक जो मूवमेंट होने लगता है अर्थ का, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉजेस क्या है, ये किस किस कारण से होता है, तो इसका कॉजेस है सबसे पहले मूवमेंट और कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है, यानी अर्थ के नीचे में हम लोग का क्या होता है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होते हैं उसका मूवमेंट के कारण, है ना, या उसका कोलिजन के कारण, यानी टकराने के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, यानी कि बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज तो ये था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसका मूवमेंट के कारण होता है, या उसके कोलिजन के कारण होता है, यानी टकराने के कारण। दूसरा क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। अगर कहीं पे ज्वालामुखी इरप्ट हुआ, यानी ज्वालामुखी कहीं पे ब्लास्ट हुआ है, फटा है, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है,
ठीक है। और क्या रीज़न है? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब मान लीजिए अर्थ के अंदर में ऐसा कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, है ना? तो उसके कारण भी अर्थक्वेक होता है। और मीटियोराइट क्रैशेस, जब मीटियोर गिरता है ना अर्थ में, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक हम लोग को देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थक्वेक क्या है, उसका कॉजेज़ क्या है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पावर ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो पावर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो जो अर्थक्वेक का जो पावर होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड मानी उसका जो भूकंप आया वो कितना आया है, कम आया है, ज़्यादा आया है, उसको कैसे नापते हैं? तो उसको हम लोग नापते हैं एक स्केल की मदद से। उस स्केल को हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है? तो अर्थक्वेक जिस स्केल पे नापते हैं उस स्केल को हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं। उस स्केल को क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल हम लोग बोलते हैं। अब भूकंप जो है वो कौन-सा ज़्यादा है, मतलब कितना भूकंप आएगा तो ज़्यादा है और कितना आएगा तो कम है ना? तो जो भी भूकंप 7 से ज़्यादा होगा, यानी भूकंप जिसका भी मैग्नीट्यूड, है ना? वो 7 से ज़्यादा होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा, वो डिस्ट्रक्टिव है, यानी वो खतरनाक भूकंप है, ठीक है? तो ऐसा जो भी भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होता है, वो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, यानी वो खतरनाक अर्थक्वेक है, ठीक है? अब देखते हैं कि सीस्मिक वेव्स क्या होता है, ठीक है? द अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो अर्थक्वेक आता है इसके कारण वेव्स बनते हैं अर्थ का सरफेस में, है ना? वेव्स बनते हैं यानी तरंगे बनते हैं, यानी तरंग। तो अर्थक्वेक के कारण क्या बनता है? वेव्स बनता है अर्थ का सरफेस में, उसी को हम लोग सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, है ना? अर्थक्वेक के कारण जो वेव्स बनता है अर्थ सरफेस में उसी को सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हो, है ना? पिक्चर का डायग्राम आप लोग देख के समझ सकते हो। अभी हम लोग पढ़ते हैं, इस पिक्चर में आप लोगों ने देख रहा होंगे कि फोकस है। ये फोकस क्या होता है? ए पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस। फोकस क्या है? फोकस एक पॉइंट है जो कि अर्थ सरफेस के इनसाइड में, यानी अर्थ के अंदर में है। वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, यानी जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड हाइपो सेंटर, है ना? इसको हम लोग हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है? तो फोकस क्या है? फोकस एक पॉइंट है जो कि अर्थ के अंदर में होता है और वहीं से भूकंप आना स्टार्ट होता है, ठीक है? इसको हम लोग हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। इसके बाद एपिसेंटर। ये एपिसेंटर क्या है? ए रीजन ऑन द अर्थ सरफेस। ये एक रीजन यानी कि एक एरिया है अर्थ सरफेस में, है ना? दैट लाइज जस्ट बिलो द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, जो कि क्या होता है? जो कि कहाँ होता है? जस्ट अबव, यानी फोकस के जस्ट ऊपर में होता है। फोकस के जस्ट ऊपर में होता है ना? उसी को हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है। अभी हमारा इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सीज़्मोग्राफ, ठीक है? सीज़्मोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सीज़्मोग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक तरह का डिवाइस होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? सीज़्मिक वेव्स। अर्थक्वेक जब आता है तो सीज़्मिक वेव से निकलता है ना, बताए थे ना सीज़्मिक वेव्स क्या होता है? सीज़्मिक वेव्स क्या होता है? सीज़्मिक वेव्स एक ऐसा वेव्स होता है जो कि अर्थक्वेक आने पर निकलता है ना? तो ये जो सीज़्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सीज़्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है? इट कंटेन्स ए मेटल रॉड। इसमें क्या होता है? एक मेटल रॉड होता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, है ना? कि इसमें क्या होता है? इसमें एक मेटल का रॉड होता है और एक पेंडुलम होता है, ठीक है? जो कि वाइब्रेट करता है जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है? तो सीस्मोग्राफ क्या है? सीस्मोग्राफ जो है वो एक डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं सिस्मिक वेव्स को नापने के लिए। इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक मेटल का रॉड होता है, ठीक है? और पेंडुलम होता है जो कि जैसे ही अर्थ वाइब्रेट करता है ना? वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आए हो अच्छे से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।